कहने को इंडिया में डिजिटल ट्रेंड आ चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारे बिजनेस इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने बिजनेस का रिलेवेंट नहीं मानते। रीज़न ये है इसका क्योंकि ये बिजनेस ई कॉमर्स के पावर को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि कैसे ये टूल उनकी सेल को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के उन बेनिफिट्स के बारे में जिनको सुनकर आपका प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपके बिजनेस को ये फायदा पहुंचा सकता है। पॉइंट नंबर 1, इसको स्टार्ट करने की कॉस्ट कम होती है। इमेजिन करिए आपको एक दुकान खोलनी है जिसमें आप कपड़े बेचना चाहते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी एक दुकान हो जो कि एक अच्छी खासी मार्केट में हो। वहाँ पर आपको अच्छा खासा स्टॉक भरना पड़ेगा जिससे कस्टमर आए तो उसे ये ना लगे कि आपकी शॉप में स्टॉक नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे जो कि आपके सामान को दिखा सकें और कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश कर सकें। यहाँ पर आपकी दुकान की लागत आई, आपके माल की लागत आई, प्लस आपको पेरोल पे एम्प्लॉय रखने पड़े, उनकी भी अच्छी खासी लागत आई। मतलब इन सब चीज़ों की कॉस्ट मिलाकर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा। वहीं पर अगर बात करें ई कॉमर्स की तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप किसी मार्केट प्लेस पर रजिस्टर हो जाएं, अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे, वहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने होते हैं, आपको केवल अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं और यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना एक स्टोर बना लें। इसके लिए आपको शॉपिफाई, वू कॉमर्स या बिग कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इन पे अपना स्टोर बनाने के लिए आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा, एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट्स की फोटो खींच के वहाँ लिस्ट करने होंगे और यहाँ से आपका स्टोर तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको एक खर्चा करना पड़ा डोमेन पे जो 500 से 1000 रुपये के बीच में आ जाता है। आपके एक्सटेंशन में डिपेंड करता है कि आप .com ले रहे हैं, .in ले रहे हैं। दूसरा एक्सपेंस हुआ आपका होस्टिंग का जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं काफ़ी कम अमाउंट से। और तीसरा खर्चा करना पड़ता है आपको अपने स्टॉक पर जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं बेचने के लिए। तो ये स्टॉक का एक्सपेंस तो कॉमन हो गया, वो आपकी अपनी शॉप पे भी आता और यहाँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे स्टॉक का खर्चा आपका कम आएगा क्योंकि यहाँ आप कम स्टॉक दिखा के भी अपना काम चला सकते हैं, जबकि शॉप में आपको ज़्यादा स्टॉक दिखाना पड़ता है क्योंकि कस्टमर को आपको ये चीज़ दिखा कर अट्रैक्ट करनी पड़ती है। एक कैलकुलेटिव वे में बात करें तो यहाँ पर आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का खर्चा काफ़ी कम आता है आपकी अपनी शॉप से। सेकेंड पॉइंट, मैन पावर। जब आप एक ऑफलाइन शॉप की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको मैन पावर चाहिए होती है। यहाँ पर जब आपके पास कस्टमर्स कम आ रहे होते हैं तब आप अकेले काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उन कस्टमर को अटेंड कर सकें। अगर आप इन एम्प्लॉयज़ को नहीं रखते हैं तो कस्टमर को अटेंड करने वाला कोई नहीं होता है और आगे वो कस्टमर आपकी शॉप में आना पसंद नहीं करेगा। वहीं पर अगर बात करें एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर आपको एक टीम ज़रूरत नहीं होती है जनरली। अगर आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर आपको एक टेक्निकल टीम ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है और आपके एक अच्छे खासे कस्टमर बेस बन भी रहा है तो आपको केवल सामान पैक करना है, उन्हें डिस्पैच करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। थर्ड पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन का। अगर बात करें आपके ऑफलाइन स्टोर की तो आपकी ये शॉप एक पर्टिकुलर एरिया की मार्केट को कवर करती है, वहाँ पर केवल लोकल लोग आते हैं। अगर बहुत फेमस हो गई आपकी शॉप तो बहुत ज़्यादा उस शहर के लोग आने लगेंगे, आपको इससे ज़्यादा कस्टमर नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आपकी ई कॉमर्स स्टोर की तो यहाँ पर आपके पास ये लिमिट खत्म हो जाती है। आप अपना काम घर से भी कर रहे हैं लेकिन आपने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रखा है, तो वहाँ पर आपके एरिया के लोग भी आएंगे, आपके शहर के लोग भी आएंगे, आपके देश के लोग भी आएंगे और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आपके स्टोर पे लोग आ सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और ये चीज़ ई कॉमर्स के दोनों फॉर्मूला से फिट बैठती है क्योंकि आज की डेट में आप अमेजन से भी ग्लोबली सेल कर सकते हैं और अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाकर भी ग्लोबली सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। चौथा पॉइंट, नो टाइम लिमिट। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको अपनी शॉप पे 24 घंटे बैठना है और वहाँ पे परमानेंट कस्टमर आते रहेंगे तो आपको एक खुशी भी होगी कि हाँ मेरे पास परमानेंट कस्टमर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये लिमिट है कि आप कुछ घंटों तक ही काम कर सकते हैं। कुछ घंटे आपको सोने के लिए चाहिए, कुछ घंटे फैमिली के लिए चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यहीं प्लस बैठता है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 घंटे अपने काउंटर पर बैठना नहीं है। ये आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए 24/7 काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कस्टमर कभी भी आ जाए 24/7 वो प्रोडक्ट्स देख सकता है और वो चाहे तो वहाँ पर पेमेंट करके ऑर्डर भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब आपको टाइम मिलता है तो उसका प्रोडक्ट डिस्पैच कर दीजिए आप। कहने का मतलब ये है कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल वो 8 से 10 घंटे तक ही काम कर सकता है। पांचवा पॉइंट, ईजी स्केलिंग। एक बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है ईजी स्केलिंग। आपके पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है और कल को आप इसे स्केल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ईजी प्रोसेस होना चाहिए। अगर बात करें आपके ऑफलाइन स्टोर की तो यहाँ पर आपने एक शॉप खोल रखी कहीं पर, वहाँ पर आपके पास अच्छी खासी सेल होने लगी। अब आपके पास इसको स्केल करने का ऑप्शन यही है कि आप अलग एरियाज़ में इसके आउटलेट्स खोल दें। लेकिन ये आउटलेट्स खोलना इतना ईजी काम नहीं होता है। ये आउटलेट्स खोलने में प्रॉब्लम पैसे की नहीं आती क्योंकि पैसे तो अच्छे खासे कमा लिया आपने इस शॉप से। प्रॉब्लम आती है मेन मैनेजमेंट की कि आप अगर इस शॉप में अटेंडेंस दे रहे हैं तो बाकी के आउटलेट्स में अटेंडेंस कौन देगा, वहाँ पर मैनेज कौन करेगा। जबकि बात करें ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स स्टोर की, तो यहाँ पर आपके पास आउटलेट्स का झंझट नहीं रहता है। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट बनाई है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है अपने लिए। अब इसको स्केल करने के लिए आपको इसके आउटलेट्स नहीं खोलने हैं, बल्कि इसी पे काम करना है, इसके एसईओ फैक्टर पे काम करना है, इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करना है और डिफरेंट तरीकों की मार्केटिंग काम करना है जिससे और भी विजिटर्स इसमें आए
और यही इसके स्केल करने का प्रोसेस है। जैसे जैसे आप इसे बूस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, इसकी मार्केटिंग करते रहते हैं, ये प्लेटफॉर्म अपने आप बूस्ट होता जाता है। इसके बाद इस स्टोर में आप कुछ भी बेचने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ अपने आप ही बिकने लगती है। छठा पॉइंट आता है वैरायटी ऑफ पेमेंट मोड्स। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग बात की, डिजिटल एरा आ चुका है इंडिया में, और इस एरा में कस्टमर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका है डिजिटल पेमेंट्स पर। अब बात करें अगर आपकी ऑफलाइन शॉप की, तो यहाँ पर भी आपने काफ़ी पेमेंट मोड्स अलाउ कर रखे हैं। आपने एक कार्ड मशीन भी रखी है जहाँ पर आदमी कार्ड स्वैप कर सकता है, आपने कैश का ऑप्शन रखा ही रखा है, आपने यूपीआई पेमेंट्स का भी ऑप्शन रखा है। लेकिन जब कोई कस्टमर चाहता है कि आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दें, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे पेमेंट ऑप्शन रखने के बाद भी कस्टमर को और भी पेमेंट ऑप्शन चाहिए। इसी तरह से ये पेमेंट ऑप्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपके लिए और भी तकलीफदायक होता जा रहा है। जबकि बात करें आपके ई कॉमर्स स्टोर की, तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड से चिंता नहीं रहती है, क्योंकि ये काम आपके लिए एक पेमेंट गेटवे कर रहा है। इन पेमेंट गेटवेज का काम यही होता है कि जो भी नए पेमेंट मोड्स आ रहे हैं वो अपनी सर्विस में इसे इंटीग्रेट करते जाएं, ताकि आपको इसकी हेडेक लेने की ज़रूरत ना पड़े। प्लस कस्टमर भी जिस पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहता है, वो नेट बैंकिंग से भी करना चाहता है, तो वहाँ पर उस चीज़ को भी यूज़ कर सकता है। इसके लिए आपको कोई हेडेक नहीं लेनी होती है और कस्टमर को भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। सातवां पॉइंट आता है एडवांस ट्रैफिक सोर्स का। जो आपका एक ऑफलाइन स्टोर होता है, तो वहाँ पर आपके पास ट्रैफिक सोर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। आप उस मार्केट में एक बड़ा बैनर लगवा सकते हैं अपनी शॉप के नाम का, या फिर पेपर में ऐड दे सकते हैं, या फिर एक लोकल मैगजीन में भी ऐड दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ भी अच्छा खासा खर्च भी कर रहे हैं और बदले में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, कोई बहुत अच्छा ट्रैफिक सोर्स नहीं है इनमें से। जबकि अगर बात करें आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए ट्रैफिक सोर्स की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ा फीचर आपके पास एसईओ का होता है, जो कि एक अच्छा खासा ट्रैफिक सोर्स है और बहुत हद तक फ्री भी है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा और बहुत क्वालिटी ट्रैफिक आता है। अगर दूसरे मेजर ट्रैफिक सोर्स की बात करें, तो यह है सोशल मीडिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया का क्या बज़ चल रहा है और कितने ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। आप ये वेरीफाई करने के लिए अपने आसपास के हर आदमी को देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है। अब जब हर आदमी यूज़ कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रैफिक सोर्स का पोटेंशियल बनता है। अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रमोट किया जाता है और अच्छे से प्रमोट किया जाता है, तो यहाँ पर भी अच्छे ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। आठवां पॉइंट आता है फास्टर रिस्पॉन्स का। जब एक कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले उसे सेल्स पर्सन की तरफ से, मतलब एक फास्ट रिस्पॉन्स मिल जाए कि हम आपको अटेंड करने के लिए यहाँ पर हैं। अगर ये रिस्पॉन्स उसको अच्छा मिलता है, जल्दी मिलता है, तो वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाता है और यहाँ से आप उसे कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि जब आपकी शॉप में एक अच्छा ट्रैफिक आने लगता है, ज़्यादा लोग आने लगते हैं, तो वहाँ पर सेल्समैन इतना अटेंशन नहीं दे पाते कस्टमर को, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट होती है। वो एक लिमिटेड कस्टमर को ही रिस्पॉन्स दे पाते हैं। बहुत बार ये भी देखा जा सकता है कस्टमर सही रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से वो शॉप से चला भी जाता है। आप ये खुद चेक कर सकते हैं, किसी सीज़न के टाइम पे एक अच्छी शॉप पे चले जाइए आप कपड़े लेने, वहाँ पर आपको बहुत देर बाद रिस्पॉन्स मिलेगा और कभी कभी आप इरिटेट होकर वहाँ से लौट भी आते हैं। जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर एक डिजिटल रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर किसी को अटेंड नहीं करना होता है आपको पर्सनली, तो यहाँ पर लोग फास्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जो वहाँ पर आपसे चैट करने के लिए बैठे हैं, वो भी आपको ईजिली रिस्पॉन्स देते हैं और फास्टर आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस आपको प्रोडक्ट देखने के लिए किसी सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जो चाहते हैं अपने मन से केवल कुछ क्लिक्स करके वो प्रोडक्ट देख सकते हैं। मतलब एक शॉप के कंपैरिजन में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके कस्टमर को जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। 9वां पॉइंट आता है फास्टर मार्केट रिस्पॉन्स का। यहाँ पर एक कस्टमर रिस्पॉन्स से थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए आपकी शॉप में एक कस्टमर आता है, उससे कुछ कपड़े चाहिए जो कि आपकी शॉप में पहले थे लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। अल्टीमेटली आपको उस कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन लकीली और अनलकीली उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम मार्केट में, और बहुत सारे लोग आपके ऐसे ही लौटे जा रहे हैं जिनको आपको ये कहना पड़ रहा है कि ये प्रोडक्ट अभी नहीं है, कुछ दिनों बाद आएगा और ले जाइएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जब प्रोडक्ट वो आए, आप उस कस्टमर को ट्रैक कर पाएँ, उन्हें कॉल कर पाएँ, उन्हें बता पाएँ कि प्रोडक्ट आ गया, आप ले जाइए? प्रैक्टिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर एक ही प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं और वो देख रहे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि जो भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने आए थे और उन्हें वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक मिला है, तो आप उन कस्टमर्स की ईमेल आईडी ट्रैक कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट वापस आने पर उन्हें ईमेल कैंपेन के थ्रू नोटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आ गया है हमारे प्लेटफॉर्म पे और अब इसे आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है उनमें से कुछ कस्टमर आपसे परचेज करने हैं, तो कस्टमर लॉस का रेशियो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपके कंपैरेटिवली कम आएगा। 10वां पॉइंट आता है निश अपॉर्चुनिटी का। जब हम निश की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात होती है केवल एक सिंगल प्रोडक्ट की या फिर एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट की। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप एक लेडीज़ का हैंडबैग बेचते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मटेरियल से बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन अच्छा खासा कॉस्टली है। तो यहाँ पर इस बैग को बेचने के लिए अगर आप एक शॉप खोल के बैठ जाते हैं, तो ये आपके रिसोर्सेज की बर्बादी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगा है, बहुत स्पेसिफिक निश को बिलोंग करता है, तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते आप, और अगर आपकी शॉप में स्टॉक नहीं होगा तो वहाँ पर कोई लोग आएंगे ही नहीं। जबकि बात करें आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आप एक सिंगल प्रोडक्ट रख के भी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपका कॉस्टली है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है,
लेकिन इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, बहुत छोटी सी ऑडियंस है, बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस है। तो इस तरह की निश ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही सुटेबल होता है। 11वां पॉइंट आता है डेटा एनालिसिस का। अगर आपकी ऑफलाइन शॉप की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, आप कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर में उनका डेटा नोट करने की, लेकिन मोस्टली सॉफ्टवेयर उन कस्टमर्स का केवल फ़ोन नंबर और नाम ही नोट कर पाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नोट नहीं कर पाते और इससे ज़्यादा कुछ डेटा भी नहीं दे पाते आपको। लेकिन अगर बात करें कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा डेटा मिलता है जिसे आप एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज इन द सेंस, ये कस्टमर पिछली बार कब आया था, इसने आपसे क्या परचेज किया था, जनरली ये कस्टमर कब कब आता है आपके यहाँ, महीने किस तारीख को आता है, क्या क्या परचेज करता है आपके यहाँ से, और भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जिसके बेस पे ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक अच्छा खासा ग्राफ देते हैं आपको कि सही तरह से आप उन कस्टमर का डेटा एनालिसिस करें तो आप अपनी सेल को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन आप एक सही तरह से डेटा एनालाइज करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आपसे और परचेज करने के लिए। 12वां पॉइंट आता है कस्टमर मीटिंग का। जब एक ऑफलाइन स्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि एक कस्टमर एक बिजनेस के पास आता है कुछ परचेज करने के लिए। यहाँ पर वो बिजनेस कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाता है और वो प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लगता है तो वो परचेज कर लेता है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि एक कस्टमर एक बिजनेस के पास आ रहा है, मतलब यहाँ पर कस्टमर प्यासा है और कुआं एक बिजनेस है। लेकिन अगर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर भी कस्टमर बिजनेस के पास आता है, लेकिन बिजनेस के पास भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है उस कस्टमर के पास जाने के लिए। मतलब कस्टमर कहीं पर भी हो, कहीं पर भी बैठा हो, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस कस्टमर के पास पहुँचता है, नोटिफिकेशन के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। यहाँ पर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अच्छी खासी पावर मिलती है उस कस्टमर के दरवाजे पर नॉक करने के लिए। 13वां पॉइंट आता है अफोर्डेबल एडवर्टाइजिंग का। जहाँ तक बात करें आपके ऑफलाइन स्टोर की, तो यहाँ पर आपके पास एडवर्टाइजिंग के थोड़े ऑप्शन हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली काफ़ी महंगे रहते हैं और काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होते हैं। अगर आप पेपर में ऐड देते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा एक्सपेंस आता है, पर वर्ड आपका आर्टिकल छपता है। अगर आप एक लोकल न्यूज़ चैनल में ऐड देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सपेंस बढ़ जाता है, या फिर अगर कोई होर्डिंग लगवाते हैं अपने शहर में तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आप बहुत छोटे एक्सपेंस से अपनी एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। चाहे आप फेसबुक एड्स की बात करें या फिर गूगल एड्स की बात करें, ये दोनों ही चीज़ें अफोर्डेबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो छोटे अमाउंट से ट्राई करते हैं, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। और 14वां और लास्ट पॉइंट, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्मॉल बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर बात करें रेगुलर बिजनेस की, एक शॉप की, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा खर्चा करना होता है, क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की, यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है और हर आदमी के पास ना ही उतना पैसा होता है और ना ही उतना टाइम होता है। वो कहीं पे जॉब भी कर रहा होता है और इसके साथ ये काम नहीं कर सकता वो। लेकिन अगर बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो एक जॉब प्रोफेशनल भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन कर सकता है। वो बहुत कम टाइम देकर और बहुत कम पैसे से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वो चाहे तो घर बैठे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ज़रूरत उसको ये है कि वो सही तरह से इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करे, और जब ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ने लगे तो वहाँ पर इसके लिए और भी अच्छे एक्शन ले और इन्वेस्टमेंट करे और ज़्यादा एफर्ट करे उसमें। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह आती है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस भी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं आप, तब भी आप अपने बिजनेस के अलावा इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऐड कर सकते हैं, जहाँ से आपको एडिशनल सेल भी मिलती रहे। तो ये थे ई कॉमर्स के वो बेनिफिट्स जो कि एक बिजनेसमैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि आप अपने रेगुलर शॉप बंद करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे स्विच हो जाइए। इंटेंशन केवल इतना है कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी इनिशियलाइज करिए अपने बिजनेस के साथ साथ। अगर ई कॉमर्स के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा जो आई बटन में दिखाई दे रही है। यहाँ आपको बहुत अच्छी और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ई कॉमर्स के बारे में, वो भी बिल्कुल फ्री में। अभी के लिए गुड बाय।